हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं MHI 9 इंडियन नेशनल मूवमेंट का यूनिट 1 नेशन एंड नेशनलिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे नेशन वर्ड नेशन की काफ़ी सारी डेफिनेशंस, नेशनलिज्म की थ्योरीज़, मॉडर्निस्ट एंड नॉन मॉडर्निस्ट और भी बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। एज़ यू नो वी ऑलवेज कवर टॉपिक्स विद द क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहले जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो क्वेश्चन हम पहले लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। क्रिटिकली डिस्कस द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ नेशंस एंड नेशन स्टेट। तो यानी जो डेफिनेशंस दी हुई हैं नेशन की, अलग अलग नेशन स्टेट्स की, उसको हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि नेशन और नेशन स्टेट्स होता क्या है। तो अगर हम इस चैप्टर के एंड में समरी देखते हैं तो उसमें हमें नेशन, नेशनलिज्म और नेशन स्टेट, इन तीनों वर्ड की मीनिंग दी हुई है। सो अगर हम टर्म नेशन की बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि एक ऐसी ह्यूमन कम्युनिटी जो कि स्पेशल होती है और एक अलग तरह की होती है, उसके अपने फीचर्स होते हैं, उसको नेशन कहा जाता है। नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा रूल, एक ऐसा पॉलिटिकल रूल है जो इस बात पर जोर देता है कि वो जो कम्युनिटी है उसका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट होना चाहिए, यानी उसको, उस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। और नेशन स्टेट इसी तरह के एक स्टेट का एग्जाम्पल है, यानी वो स्टेट, वो गवर्नमेंट, वो पॉलिटिकल रूल जो कि नेशन को, नेशन कौन, यानी जो लोग हैं, जो ह्यूमन कम्युनिटी है, उसको वो रिप्रेजेंट करे, उसको हम नेशन स्टेट बोलते हैं। जब हम ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट सिस्टम थे जो एग्जिस्ट करते थे पास्ट में, जैसे कि हम पर्शियन एम्पायर पढ़ते हैं, रोमन एम्पायर पढ़ते हैं, मुग़ल एम्पायर, कि उनका अपना एक स्टेट सिस्टम होता था। बट जो नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ 19वीं सेंचुरी में आता है, जो कि उन पुराने स्टेट सिस्टम से बिल्कुल अलग है। वो क्या अलग है, क्या डिफरेंस है इसमें, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। जब हम टर्म नेशन और नेशन स्टेट को डिफ़ाइन करते हैं तो पहली चीज़ जो हम रिजेक्ट करते हैं वो है नेचुरलनेस, यानी हम नेशन को एक नेचुरल कंसेप्ट नहीं मानते। हमने पढ़ा नेशन का मतलब है एक ह्यूमन कम्युनिटी जिसके एक अलग फीचर्स होते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, मतलब ये खुद ब खुद नहीं बनती आई, बल्कि कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करी। और वो कंडीशंस कैसी हैं? हिस्टोरिकल, यानी हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये नेशन बना है, कोई नेचुरल कंसेप्ट ये नहीं है। अगर हम मॉडर्न टाइम से पहले की बात करें, यानी 18वीं सेंचुरी से पहले की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो ये वर्ड है नेशन, इसको अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता था। जैसे इसको एक रेस की तरह, एक बायोलॉजिकल कैटेगरी की तरह इसका यूज़ किया जाता था, या जो क्लैन है, जो सोसाइटी के लोग फैमिली की तरह रह रहे हैं, उसके लिए नेशन वर्ड यूज़ किया जाता था। बट प्रेजेंट डे, यानी आज के टाइम पे जो वर्ड नेशन है और जो उस टाइम पे यानी 19वीं सेंचुरी से पहले जो नेशन था, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिवाय इस बात की कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कलेक्टिवली रहते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वो शेयर करते हैं, जो उनमें कॉमन है। अब 19वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच स्कॉलर अर्नेस्ट रेनन ये अब एक नई डेफिनेशन लेकर आते हैं नेशन की। और जो पुरानी डेफिनेशन होती है नेशन की, जिसमें नेचुरलनेस को, रेशियल और बायोलॉजिकल एलिमेंट को पर इंसिस्ट किया जाता है, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं कि कोई नेशन जो है वो कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये कहते हैं कि जो नेशन है, जो ये कंसेप्ट है, ये विल, मेमोरी और कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है, यानी लोगों की मर्ज़ी से ये नेशन एग्जिस्टेंस में आया है, उनकी अपनी समझ से, उनकी अपनी सोच से एग्जिस्ट करता है। दो चीज़ें हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में रखी। पहला, नेशन जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि कुछ फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हैं जो उसको फॉर्म करते हैं। हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है। सेकंड, जो नेशन है वो नेचुरल बाउंड्रीज़ की वजह से फॉर्म नहीं हुए हैं, यानी कि जो रिवर्स, माउंटेन्स, मतलब उनसे उनका सेपरेशन हो गया हो, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर लोग एक जगह पर आइसोलेटेड हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ उन्होंने अगर सेट कर रखी है, तो वो अपनी विल से, अपनी कॉन्शियसनेस यानी अपनी मर्ज़ी से कर रखी है, उसमें किसी नेचुरल बाउंड्रीज़ का हाथ नहीं है, बल्कि वो अपने आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेचुरली हो रहा है। सेकंड पॉइंट में भी यही बात कह रहे हैं कि नेचुरली नहीं हो रहा है, लोगों की अपनी समझ से, अपनी मर्ज़ी से हुआ है। तो इसीलिए अर्नेस्ट रेनन अपनी स्पीच में कहते हैं कि नेशंस जो है ना वो इटर्नल नहीं है, यानी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने बनाई है। तो लोगों ने शुरू किए, ख़त्म भी हो जाएंगे, अगर लोग चाहें तो ये ख़त्म भी हो जाएगी।
तो अगर ये हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से लोगों की लिबर्टी दिखाता है। और अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक लॉ होगा, एक ही कानून चलेगा और एक ही मास्टर होगा। अब ब्रेनन की इस डेफिनेशन की अपनी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। जो इन्होंने ये वॉलंटरिस्टिक डेफिनेशन दी है, जिसमें 3 एलिमेंट पर उन्होंने बोला है कि विल, मेमोरी और कॉन्शियसनेस पर नेशन बेस्ड है। नेशन बनता है इनकी वजह से कि लोगों की अपनी चॉइस होती है, डिज़ायर होती है, लोग अवेयर होते हैं, तब ये नेशन बनता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो इन्होंने कैटेगरी बताई है ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जनरल है, यानी हर स्टेट पर ये अप्लाई होगी। ठीक है, तो फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो नेशनल कम्युनिटीज़ हैं और जो नॉन नेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनमें फ़र्क कैसे देखेंगे, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो तो सभी कम्युनिटीज़ पर मोस्टली अप्लाई होती है। जितने भी कम्युनिटीज़ बनती हैं वो अपनी विल से ही बनती हैं, अपनी चॉइस से ही बनती हैं। तो फिर कैसे डिफरेंस करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो नेशन होता है उसका ये स्पेशल फीचर है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना कि जो नेशन होती है वो ह्यूमन कम्युनिटी होती है, बट उसका अपना एक स्पेसिफिक, एक यूनिक फीचर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेनन की डेफिनेशन है वो नेशंस का जो जेनरिक पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, उसको तो कवर करता है, बट जो उसके स्पेशल फीचर्स हैं, जो डिस्टिंक्टिव पार्ट है, उसको वो इग्नोर कर देता है। इस कमी को पूरा करते हैं अनदर स्कॉलर जोसेफ स्टालिन, जो नेशन की डिस्टिंक्टिव फीचर्स पर फोकस करते हैं, और ये 5 ऐसे मेन फीचर्स देते हैं जो कि नेशन को हमें समझने में हेल्प करें। पहली चीज़ हिस्टोरिक कंटिन्यूटी, कि जो नेशन है उसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा। कॉमन लैंग्वेज होगी, कॉमन टेरिटरी होगी, जो इकोनॉमिक लाइफ होगी वो कॉमन होगी, और कल्चर कैसा होगा, कॉमन, मतलब ये सब चीज़ें कॉमन होंगी। अब हम देखेंगे कि इनकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी, क्योंकि हम देखेंगे आगे कि बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जिनकी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, कॉमन टेरिटरी नहीं है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। बट अभी हमें ये देखना है कि अगर रेनन ने अपनी डेफिनेशन में नेशन के जनरल पार्ट पर फोकस किया तो स्टालिन ने डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमें दिए हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज़ बोथ द डेफिनेशन, रेनन की भी और स्टालिन की भी, अगर हम दोनों को कंबाइन भी कर दें तब भी ये वर्ल्ड में जितने नेशन हैं उन पर अप्लाई नहीं होगी। तो कुछ एक एलिमेंट मिसिंग था, और ये कमी पूरी करते हैं अनदर स्कॉलर अर्नेस्ट गेलनर। सो 1983 में अर्नेस्ट गेलनर अपनी बुक लिखते हैं नेशंस एंड नेशनलिज्म, जिसमें वो बताते हैं कि नेशन जो है वो एक आइडियोलॉजी से बनता है, और उस आइडियोलॉजी का नाम है नेशनलिज्म। जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि हमारे अंदर एक फीलिंग आई कि हमारा अपना रूल होना चाहिए, ये बाहर के लोग हम पर क्यों हमें रूल कर रहे हैं, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो पहले आइडियोलॉजी आई, राइट, ये नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी आई, उसके बाद नेशन, इंडियन नेशन बना। तो अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें तीनों एलिमेंट्स आ जाते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजिकल। सब्जेक्टिव जो कॉमन फीचर्स हैं जैसे विल, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। ऑब्जेक्टिव यानी कुछ स्पेशल फीचर्स, और आइडियोलॉजिकल जो फीचर है वो अर्नेस्ट गेलनर हमें देते हैं। और डेफिनेशन हमारी अब ऐसी डेफिनेशन बनती है जो कि जितने भी नेशंस हैं उन पर कहीं ना कहीं ये कवर अप होती है। ये सभी तरह के नेशन को कवर करती है, और जो नॉन नेशंस हैं उनको एक्सक्लूड करती है। बट हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो डेफिनेशन है इसके जितने भी फीचर्स हैं वो हर सिचुएशन पर एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम इस डेफिनेशन में हम बात करते हैं जो स्टालिन ने दिया है कि कॉमन नेशन जो है उसमें कॉमन लैंग्वेज होगी, बट जब हम इंडिया के नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया में तो कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। हमें पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, और सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज, अपने अपने कल्चर के थ्रू जो था स्ट्रगल कर रहे थे। इसी तरह से बहुत सारी नेशन ऐसे हैं जो नए बने हैं, उनका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, बट डेफिनेशन में तो है कि हिस्टोरिकली वो कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक फीचर हर नेशन पर अप्लाई करे, कुछ ना कुछ वो मिसिंग हो सकता है। बट हम ये कह सकते हैं कि सभी नेशन, ऑल नेशंस, इस डेफिनेशन के कुछ फीचर्स से कवर हो सकते हैं, और कोई भी नेशन ऐसा नहीं रह जाता जो इस डेफिनेशन के अंडर कवर ना होता हो। अब हमने नेशन की डेफिनेशन समझ ली है, नाउ इट इज़
ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट। नेशनलिज्म, जैसा हमने पहले पढ़ा, एक ऐसा पॉलिटिकल रूल है जो इस बात पर इंसिस्ट करता है कि जो स्टेट होना चाहिए वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी जो पॉलिटिकल बॉडी है वो लोगों को रिप्रेजेंट करे, उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, और ये नेशनलिज्म की पहली कंडीशन है। और नेशन स्टेट यानी जो स्टेट लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा, लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, वो नेशन स्टेट कहलाएगा। यही एक फीचर है जो कि नेशन स्टेट को बाकी जितने प्रीवियस हिस्ट्री में स्टेट सिस्टम आए हैं उनसे अलग करता है। तो ये जो नेशन स्टेट है ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है जो नेशनलिज्म से बनता है। So let's move to other question. Question number 3, what are the non-modernist theories of nationalism? What is their importance? तो अभी हमने डेफिनेशन समझ ली नेशन की, नेशन स्टेट की, नेशनलिज्म समझ लिया। अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे। दो थ्योरी हैं बेसिकली, नॉन मॉडर्निस्ट एंड मॉडर्निस्ट। तो नॉन मॉडर्निस्ट पहले दिया हुआ है तो पहले हम यही पढ़ेंगे। बेसिकली मॉडर्निस्ट एंड नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी दोनों में यही फ़र्क है कि मॉडर्निस्ट जो है उनका मानना है कि जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये कोई 3 सेंचुरीज़ यानी कि 300 साल पुराना ही ये कंसेप्ट है। जबकि नॉन मॉडर्निस्ट का मानना है कि ऐसा नहीं है, ये नेशनलिज्म जो है ये कोई छोटे पीरियड में नहीं हुआ है, बल्कि एक लंबे टाइम से ये चलता हुआ आया है, लंबे टाइम से, एक पुराने टाइम से इवॉल्व होता हुआ आया है। तो इसको हम मॉडर्न कंसेप्ट नहीं कहते हैं। अभी जो मॉडर्निस्ट एंड नॉन मॉडर्निस्ट हैं इनमें आपस में भी मतलब इंटरनली भी डिवीजन है, इंटरनली भी डिवाइडेड हैं। जैसे नॉन मॉडर्निस्ट हैं ये भी 3 तरह के हैं, इवोल्यूशनिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड पेरिनीलिस्ट। तो पहले नेचुरलिस्ट को देखते हैं। नेचुरलिस्ट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये नेशन कंसेप्ट को क्या मानते हैं कि बहुत ही नेचुरल कंसेप्ट है और ये लोगों के माइंड में ही रूटेड है, ह्यूमंस के माइंड में ही रूटेड है। मतलब लोगों का नेशनलिस्ट होना इज़ समथिंग नेचुरल, और क्योंकि ये नेचुरल है तो दे डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं बनती है। जैसे एक स्कॉलर नेशनलिज्म को स्टेट ऑफ माइंड ही बताते हैं, यानी जो माइंड में है वही नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म का राइज होना, इमर्ज होना, इस तरह के एक्सप्रेशन होते ही नहीं हैं। तो ये जो नेचुरलिस्ट हैं वो बात करते हैं ऐसी नेशनलिस्ट फीलिंग की जो कि परमानेंट है, टाइमलेस है, और वो हमेशा लोगों के दिलों और दिमाग पर रहती है। दैट इज़ नेशनलिस्ट फीलिंग। अब नेचुरलिस्ट की ही तरह कुछ पेरेनिलिस्ट भी हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना जब वो पाकिस्तानी नेशनलिज्म की बात करता है तो वो क्या कहता है कि जो पाकिस्तान है या मुस्लिम का नेशन है वो ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से बना है, बल्कि ये तो बहुत टाइम पहले से ही लोगों के माइंड में था, बस मुस्लिम्स उससे अवेयर नहीं थे, उससे कॉन्शियस नहीं थे। नेशनलिज्म को लेकर जो पेरिनीलिस्ट की पोजीशन है वो अलग है, यानी कि वो नेशनलिज्म को इन्वेंटेड ट्रेडिशन की तरह डिस्क्राइब करते हैं। अब ये इन्वेंटेड ट्रेडिशन क्या है? इन्वेंटेड मतलब पता ही हमें कि कुछ बनाना, यानी ट्रेडिशन जो है यानी पास्ट से जो चलता आ रहा है उसको इन्वेंट किया गया है। अब कैसे? इसमें 2 बातें आती हैं। पहली चीज़, जो नेशनलिस्ट होते हैं यानी जो नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी में जो नेशनलिस्ट हैं वो पास्ट और ट्रेडिशन को यूज़ करते हैं एक टूल की तरह, एक डिवाइस की तरह, अपने जो उनके प्रोजेक्ट हैं, जो उन्हें काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान चाहिए था जिन्ना को, तो उसने पास्ट और ट्रेडिशन को यूज़ करके क्या किया? अपने नेशन की डिमांड करी। सेकंड चीज़, हिस्ट्री और ट्रेडिशन को का हवाला देके उसको क्लेम करके अपने नेशन को वैलिड बताते हैं कि देखो हिस्ट्री में ये चीज़ हुई, लोगों के माइंडसेट में ये था, तो पास से ही चलता आ रहा था, तो ये नेशन जो है हमारा वैलिड है। नाउ थर्ड थिंग इज़, जो ट्रेडिशन है वो एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं होता, बट उसको इन्वेंट किया जाता है, उसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कि लोग उसको सपोर्ट करें। जो वो नेशनलिस्ट जो वो कह रहा है, जो क्लेम कर रहा है कि ये नेशन एग्जिस्ट करता है, उसको सपोर्ट किया जाए, इस तरह से वो उसको इन्वेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बुक में दिया हुआ है कि मुस्लिम नेशन को जस्टिफाई करने के लिए एक ट्रेडिशन को इन्वेंट किया गया। सो पेरिनीलिस्ट पोजिशन इज़ रिलेटेड टू दिस इन्वेंटेड ट्रेडिशन। नाउ थर्ड नॉन मॉडर्निस्ट जो है वो है इवोल्यूशनिस्ट। जैसे कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, इवोल्यूशनिस्ट यानी कि इवॉल्व हुआ है।
जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ है। ये मानते हैं कि मॉडर्न पीरियड में नेशनलिज्म है, बट ये कहते हैं कि देखो अच्छे से हम उसको तभी समझ सकते हैं जब हम इसकी हिस्ट्री देखें। प्री मॉडर्न पीरियड में अगर हम जाएँ तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम फोकस करें प्री एग्जिस्टिंग कल्चर पर, उसके हेरिटेज पर, जो मेमोरीज़ हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो पास्ट से जुड़े हैं, तो हम समझ सकते हैं कि नेशन इमर्ज कैसे हुआ आज के टाइम पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ग्रीक नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम उसको बेटर समझ सकते हैं अगर हम बाइजेंटाइन इम्पीरियलिज्म को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें उसकी रूट्स हैं। तो किसी भी नेशनलिज्म को, किसी भी नेशन को समझने के लिए हमें उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको समझना बेटर है। तो ये पेरिनलिस्ट अप्रोच को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये जो नेशन है उसके स्पेशल फीचर्स की बात करता है, कॉमन फीचर्स की बात नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, हर एक नेशन का अपना कल्चर होता है, अपनी हिस्ट्री होती है, अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, तो उस चीज़ पर ये ज़्यादा फोकस करता है। सो अब रह जाता है हमारा मॉडर्निस्ट थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो वी विल डू इट लेटर।